हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, हमारे सीए फाउंडेशन के कंटेंट की जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, एज पर द न्यू सिलेबस, तो उसमें हमारा एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर है, दैट इज रिलेटेड विद इंडियन इकोनॉमी। ओके, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम 1947 से लेकर अब तक हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, हमारा जो इकोनॉमिक डेटा है वो किस तरीके से चेंज हुआ है, उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जब हमारी मेन क्लासेस रिकॉर्ड होंगी या मेन क्लासेस लाइव होंगी तब तो हमारा मॉड्यूल के हिसाब से कंटेंट डेफिनेटली कवर होगा ही, लेकिन इसके अलावा मैंने ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों से समय रहते धीरे धीरे हम इकोनॉमी का कुछ डेटा आप लोगों के साथ डिस्कस करें, आप लोगों के साथ शेयर करें। और ये एक हमारी छोटी छोटी वीडियोस की एक सीरीज जो है, जो पूरे तरीके से रिलेटेड होगी हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेटा से लेकर उसके बारे में आप लोगों से रूबरू हम बातें करें। ओके, तो चलिए पहली वीडियो में पार्ट 1 में दोस्तों हम इस तरह के इकोनॉमिक डेटा की डिस्कशन, क्या वो चीजें होती हैं, किस तरह से इकोनॉमी के ऊपर उनका इंपैक्ट पड़ता है, इन सब चीजों को चलिए डिस्कस करते हैं। और आज की शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1947 के टाइम पे, जब हमें आजादी मिली, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो उस टाइम पर हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, जो इकोनॉमिक डेटा है वो क्या था और धीरे धीरे उसमें क्या चेंज हुआ, ये तो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन 1947 पर हम किस लेवल पर खड़े थे, उस समय हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, उससे फिर हमें फर्दर अपनी ग्रोथ को एनालाइज करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। राइट, तो चलिए इस कंटेंट को समझते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमें जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले तो फिर बात कर लेते हैं हमारी कंट्री के जीडीपी के बारे में 1947 के टाइम पे। ठीक है, आजकल हम सुनते हैं कि हम अपनी जो जीडीपी है हमारी उसको बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम अपने इकोनॉमिक प्रोडक्शन को ऊपर लेके जा रहे हैं। और करंटली अगर हम बात करें तो हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ओके, चौथी, पांचवी, छठी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में काफी लड़ाई होती रहती है, जर्मनी, यूके और हम, इनके बीच में काफी क्लोज कंपटीशन होता है। लेकिन अगर अब ऊपर देखा जाए तो सिर्फ जो यूएस है, जो चाइना है और जापान है, वो एक अच्छे लेवल पर आगे हैं। अदरवाइज हमने अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत बड़ी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लिया है। 4 ट्रिलियन के आसपास हमारा कंट्री का जीडीपी है। लेकिन अगर मैं भविष्य कह रहा हूं, पास्ट टेंस में चला जाऊं, भूत में चला जाऊं, तो ऑब्वियसली 1947 के टाइम पर दोस्तों, जब हमारी इकोनॉमी, जब हमारी देश को आजादी मिली, तो उस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो 2.7 लाख करोड़ के आसपास ही थी। मतलब उस टाइम पे अगर आप इस चीज को देखें तो $10,000 करोड़ के हिसाब से भी हमारी इकोनॉमी का साइज नहीं था। ओके, और उस टाइम पर 1947 में देखा जाए तो मेनली जो डेवलप्ड नेशंस थे वो यूएसए और यूरोपियन नेशंस ही थे, और कहीं जैसे अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट आपका एशिया हो गया, यहां पर इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी। उसके बावजूद भी हम सिर्फ इकोनॉमी का 3%, वर्ल्ड जीडीपी का सिर्फ 3% ही कंट्रीब्यूट कर पाते थे। भाई मतलब अगर पूरी दुनिया में 100 रुपए कमाए गए हैं, 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, तो 3 रुपए सिर्फ इंडिया से आता था। सर 3 रुपए भी बुरा नहीं है, अच्छा है, हो सकता है आपके मन में ये बात आए, बात तो आप ठीक कर रहे हो, बुरा तो नहीं है। लेकिन आज की अगर हम बात करें ना, आज के टाइम पर पूरी दुनिया ने डेवलप करा है अपने आप को, पूरी दुनिया में जीडीपी, जो कंट्रीज उन्होंने अपना जीडीपी बढ़ाया है। हम साउथ ईस्ट की तरफ चले जाएं तो सिंगापुर, मलेशिया, आप देखिए इन्होंने कितनी ज्यादा ग्रोथ करी है। मिडल ईस्ट में चले जाइए, जो तेल का कारोबार है वो 1970s के बाद आया, तो सोचो उन्होंने कितना पैसा बनाया है। उसके बावजूद भी आज इंडिया वर्ल्ड जीडीपी का 8% कंट्रीब्यूट करता है, 8%। तो सोचिए, इतने भरे कंपटीशन में भी हम 8% वर्ल्ड जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज, जो हमारी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। लेकिन अगर हम बात करें उस टाइम पर सिर्फ 3% होता था। और अगर हम प्राचीन काल में चले जाएं ना थोड़ा दोस्तों, और मुगले आजम, राजपूताना, मराठा के टाइम पे चले जाएं, ठीक है, जब अंग्रेजों का बोलबाला इतना नहीं था, इस टाइम पर 22% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी हमारी तरफ से होता था। तो सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा फॉल हमारे जीडीपी में, हमारे इकोनॉमिक डेटा में, हमारी अर्निंग में आया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ओके, सो दैट्स द साइज ऑफ जीडीपी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। और जीडीपी से ही रिलेटेड अगर कोई पूछे कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, हमारी जीडीपी की ग्रोथ क्या होती थी, आज हम 7%, 8% इसके बीच में अपनी इकोनॉमी को ग्रो करते हैं, राइट, उस टाइम पे कितना था? तो जीरो समझ लीजिए, मतलब 0.5% होता था, इसके आसपास रहता था। तो आप कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल था। जीडीपी ये है और वही चलता रहेगा।
सो दैट वाज द सिचुएशन ऑफ जीडीपी एट द टाइम ऑफ 1947। ओके, 3% होता था, आज 8% है, ना के बराबर ग्रोथ थी, और आज के टाइम पे हम एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ओके, चलिए, इसके अलावा एक और जो चीज हमें मालूम होनी चाहिए वो होता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपने जीडीपी की बात करी पहले, कंट्री का जीडीपी, कंट्री की इनकम जनरेट करने के लिए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का होना बहुत जरूरी है, और साथ ही सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा सही सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सही कौन सा है, बुरा कौन सा है, ये एक मैटर ऑफ डिस्कशन है, इसको लेकर तो आगे हमारी क्लासेस में चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल कि भाई किस पर्टिकुलर सेक्टर से हमें कितनी जॉब मिली, अगर उसको डिस्कस करा जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर 3 सेक्टर होते हैं। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर हमारा कौन सा हो गया? प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो गया, जो रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करता है। एग्रीकल्चर इसका मेन क्या कहते हैं, कंपोनेंट है। इसके अलावा जो मछली पालन है, फिशरीज है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री है। इसके अलावा जो आपका माइनिंग का काम होता है, हम खनिज निकालने का काम करते हैं, फॉरेस्टिंग का काम होता है, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। हाँ, मोस्टली कंट्रीब्यूशन इसमें एग्रीकल्चर का होता है। सेकेंडरी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, यूसेज गुड्स में कन्वर्ट करना। ओके, और टर्शरी हमारा सर्विस सेक्टर होता है। अगर हम बैंक्स की बात करें, अगर हम डिफेंस की बात करें, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ये सब टर्शरी सेक्टर है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते थे, ठीक है, और 72% ऑफ पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थी। 60-65% तो अकेले एग्रीकल्चर का शेयर इसमें हुआ करता था। मैंने बोला ना, और एग्जाम्पल भी, और कंपोनेंट भी होते हैं। तो मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन हमारी कंट्री में जॉब के लिए आपका प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट रहती थी। इंडस्ट्रीज तो ना के बराबर थी, 10%, ठीक है। रीजन इसका कि ब्रिटिशर्स ने कभी इंडस्ट्रीज को, खैर इंडस्ट्रीज को क्या, उन्होंने तो किसी भी चीज को इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा, लेकिन अगर मैं खाली इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं तो जैसे आज के टाइम पर इंडिया में कोशिश करी जाती है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें प्रोडक्शन करने में, मतलब मशीन्स तो लगेंगी बट कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, मशीन का जितना इस्तेमाल कम हो सके उतना बढ़िया है। लेकिन ब्रिटिशर्स को इस चीज से कोई मतलब नहीं था, तो उनकी हैवी एम्प्लॉयमेंट जो थी मशीन्स की तरफ थी, लोगों को वो कम रोजगार देते थे, और यही था बस हमारे रिसोर्सेज का फायदा उठाने का तरीका। तो इंडस्ट्रीज में बहुत कम जॉब हुआ करती थी। रही बात टर्शरी सेक्टर की, 80 सर्विस सेक्टर में, जैसे रेलवेज उस टाइम पे इंडिया में काफी डेवलप हो चुका था, शिपयार्ड्स डेवलप हो चुके थे, रोड्स भी बन गई थी, तो जो सर्विस सेक्टर था उसमें सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया के लोगों को मिल जाता था। बट बहरहाल फिर भी अगर हम देखें 10% 18% प्राइमरी सेक्टर के मुकाबले ये बहुत ही कम है, और एक डेवलप्ड नेशन की ये निशानी होती है कि प्राइमरी सेक्टर में सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो। आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन फिर भी 50% से नीचे भाग गया अगर हम देखें तो। और जो टर्शरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है हमारा, वहाँ पर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, जिसमें अब हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। लेकिन ये तो आज की बात हुई, हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। ये आज का डेटा चल रहा है, किस तरह से हमने ग्रो करा, ये आने वाली शॉर्ट वीडियोज़ में आपको पता चलता रहेगा। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डेटा के बिहाफ पे मालूम होनी चाहिए, एक तो पॉपुलेशन 40 करोड़ या 38 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन थी। 1951 में जब सेंसस आया था तो उसमें 42 करोड़ का नंबर आया था, तो 4 करोड़ के आसपास जो ग्रो हुआ 4-5 साल के अंदर, वो ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी। उसमें से अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उनका मेन पर्पस बस हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना और अपनी जेबें भरना था। तो इसीलिए जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी सुविधाएं एक जनता को मिलनी चाहिए, पॉपुलेशन को मिलनी चाहिए, तो वो नदारद थी। नतीजा, लिटरेसी रेट जो आज के टाइम पे इंडिया में 75% से ऊपर है, और कई स्टेट में तो ये 100% क्लेम करा जाता है, वो सिर्फ 16% हुआ करता था आपके इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इसमें भी जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो सिर्फ 7 और 8% ही था। तो सोच सकते हैं कि इतना बड़ा वर्ग हमारी कंट्री का वो पढ़ लिख भी नहीं सकता था। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सुनकर तो आपको बड़ी हैरानी होगी, सिर्फ 32 ईयर्स थी। आप समझ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर की, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो जीने की अवधि है वो सिर्फ 32 ईयर्स ऑफ एज हुआ करती थी। आज के टाइम पर 32 ईयर्स ऑफ एज तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ, अभी तो जिंदगी जी ही नहीं है।
आज हम 70 ईयर्स से ऊपर जा चुके हैं। 74 ईयर्स बेसिकली एक्चुअल नंबर है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। तो सोच सकते हैं कि आप उस टाइम पे जो मेडिकल रीजन क्या था, ये कि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, इतनी ज़्यादा नेचुरल क्लैमिटीज़ होती थी, बीमारियां होती थी, बचने के लिए टीके नहीं थे उस टाइम पर। तो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल सुविधाएं उस टाइम पर जो थी वो बेसिकली उसका लेवल क्या रहा होगा। ओके, तो दोस्तों आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैंने सिर्फ 1947 का डेटा जो है वो कवर करा। आने वाले टाइम में किस तरीके से सुधार आया, कैसे हमारा जीडीपी ग्रो हुआ, कब हमारी जीडीपी में जो मेन रोल थे पॉलिसीज का, कब उन्होंने एक ट्रेमेंडस चेंज हमारी ग्रोथ रेट में लेकर आए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ आज की इस क्लास से इकोनॉमिक डेटा से अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपका कोई एडिशन देना है, सर ये भी चीज हुआ करती थी हमने पढ़ा करी, तो उसको भी डालिए। डेफिनेटली उस पर्टिकुलर कमेंट को हमारी तरफ से हार्ट दिया जाएगा, दिल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर।